हिंदी में डरावना कहानी और घटना कहने वाले चैनल हिंदी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड में और भी डरावनी कहानियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो मैंने हाल ही में अपने दोस्तों से सुनी। मैंने कुछ समय पहले अपने होम टाउन की यात्रा की थी और अपने करीबी दोस्तों से मिला। उनमें से एक, जिसे हम अमित कहेंगे, की हाल ही में शादी हुई थी। उनकी पत्नी का नाम रीना है। हम सब बैठकर पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि शादी कैसी रही और सब कुछ ठीक ठाक हुआ या नहीं। इसी दौरान उन्होंने अपनी शादी से जुड़ी एक ऐसी घटना बताई जिससे मेरी रूह कांप उठी। अमित और रीना ने शादी के लिए एक बड़ा सा मेंशन किराए पर लिया था। रीना के परिवार के लोग वहीं मेंशन में ठहरे हुए थे क्योंकि वे दूसरे शहर से आए थे, जबकि अमित का परिवार अपने घर पर ही था। अमित का शहर एक छोटा सा दूर दराज का कस्बा है जो हमारे मुख्य शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। रीना के पिता और उनके दो भाई मेंशन के एक कमरे में सो रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी और दरवाजा बस बंद था, पर अंदर से लॉक नहीं किया गया था। मतलब कोई भी बाहर से धक्का देकर अंदर आ सकता था और अंदर वाला आसानी से दरवाजा खोलकर बाहर जा सकता था। आधी रात के करीब अचानक रीना के पिता ने इतनी तेज चीखना शुरू किया कि उनकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड, जो मेंशन से काफी दूर था, भी सुनकर भागकर अंदर आ गया। रीना के दोनों भाई, जो उसी कमरे में सो रहे थे, घबराकर उठे और कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। रीना के पिता पूरी तरह जागे हुए थे और किसी चीज से लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उनके ऊपर चढ़ उन्हें दबोचने की कोशिश कर रहा हो। वे पूरी ताकत से हाथ पैर चला रहे थे, जैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। सबसे डरावनी बात यह थी कि रीना के पिता उस चीज को साफ साफ देख पा रहे थे, जबकि उनके दोनों भाई कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कमरे की लाइट किसी भी तरह ऑन नहीं हो रही थी। दरवाजा भी अंदर से बंद जैसा महसूस हो रहा था, जबकि वह लॉक नहीं था। रीना के भाई उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे लड़ें। दूसरे कमरों में सो रहे रिश्तेदार चीखें सुनकर दौड़कर वहां आ गए। सब दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुल रहा था। बाहर खड़े लोग भी डरे हुए थे क्योंकि अंदर से चीखों की आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार रीना के एक भाई ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, जिससे कमरे में थोड़ी रोशनी हुई। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कमरे में पड़ी, वह अदृश्य दबाव रीना के पिता के शरीर से हट गया। कुछ ही पलों में कमरे की लाइट भी चालू हो गई और दरवाजा आसानी से खुल गया। रीना के पिता पसीने में पूरी तरह भीगे हुए थे और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ये सब देखकर गुस्से में आ गया और पूछा कि वे लोग उस कमरे में क्यों सोए थे। रीना के भाई ने बताया कि उन्हें उस कमरे की चाबी रिसेप्शन से मिली थी। इस पर गार्ड चिल्लाया, ये बड़ी गलती कैसे हो गई? पूरे कस्बे में ये बात मशहूर है कि इस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता है और इसमें कोई नहीं रहता। सभी लोग चौंक गए और पूछा कि ऐसा क्यों। तब गार्ड ने बताया कि कई साल पहले उस कमरे में एक बिजनेसमैन की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। कहा जाता है कि वह आत्महत्या थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वह एक हत्या थी। उस घटना के बाद से वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगीं, इसलिए कमरे को हमेशा बंद रखा जाता था। रीना ने कहा कि उन्हें लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। शादी के बाद जब उनका परिवार अपने शहर लौट गया, जो अमित के शहर से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, तो रीना के पिता ने उसी भूत को वहां भी अपने घर में देखा। इसका मतलब भूत ने उनका पीछा किया था। इस डर से उनके पिता 3 महीने तक सो नहीं पाए। परिवार ने कई पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाए, तब जाकर उनके पिता सामान्य हो पाए। हालांकि इस दौरान उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। रीना ने बताया कि जब उनके पिता थोड़े सामान्य हुए तो उन्होंने उस रात के बारे में बताया
उनके मुताबिक जब वे सो रहे थे तो अचानक एक आदमी जैसी आकृति ने उन पर हमला कर दिया। वह भूत उनकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उनके गले में पहने हनुमान जी के लॉकेट को निकालने की कोशिश कर रहा था। रीना के पिता ने बताया कि वह भूत गुस्से में उनसे चीख कर कह रहा था कि लॉकेट उतारो, लेकिन वह लॉकेट छू भी नहीं पा रहा था। उनकी जान शायद उस लॉकेट की वजह से बची। रीना ने बताया कि इस घटना के बाद उनके पिता की सेहत बहुत खराब हो गई थी। वे जल्दी ही आधे से ज्यादा वजन खो बैठे थे। हालांकि अब लगभग 1.5 साल बाद वे ठीक हैं और भूत ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया। रीना की यह कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी फिल्म की कहानी सुन ली हो, लेकिन यह असल जिंदगी की घटना थी। दूसरा श्रोता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। यह कहानी हमारे मोहल्ले के एक बहादुर चौकीदार की है जो 1980 के दशक के आखिरी दिनों की है। उस समय हमारे इलाके में एक पतला दुबला लेकिन बेहद निडर चौकीदार था। वह और उसका भाई रात में हमारे घरों की सुरक्षा किया करते थे। दोनों भाई ईमानदारी की मिसाल थे और बहादुरी में उनका कोई जवाब नहीं था। हमारे मोहल्ले का हर व्यक्ति उन्हें बहुत पसंद करता था, खासकर उस चौकीदार को। हालांकि उस समय हमारे और आसपास के इलाकों में चोरी डकैती जैसी घटनाएं बहुत कम होती थीं, लेकिन फिर भी लोगों को एक चौकीदार रखने की जरूरत महसूस होती थी, खासकर रात में। दिन में तो मोहल्ले में काफी हलचल रहती थी, लेकिन रात का समय हमेशा शांत और थोड़ा डरावना लगता था। इसलिए दोनों भाई केवल रात में ही ड्यूटी करते थे। 1980 का शुरुआती दशक काफी शांत और सुरक्षित था, लेकिन 1980 के आखिरी सालों में हालात बदलने लगे। अचानक चोरी डकैती और जबरन वसूली की घटनाएं बढ़ने लगीं। इसका एक बड़ा कारण था मुंबई के अंडरवर्ल्ड का फिल्म और मीडिया में महिमा मंडन। हर गली मोहल्ले का गुंडा खुद को माफिया बनने का सपना देखने लगा। पुलिस ने इन अपराधों को रोकने की काफी कोशिश की और काफी हद तक सफल भी हुई, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छोटे मोटे अपराधी थे जो अक्सर बच निकलते थे। दिन में तो सब कुछ ठीक रहता था, लेकिन रात का समय डरावना हो जाता था। चोरों को रात में अपनी हरकतें करने का मौका मिल जाता था। हालांकि हमारे मोहल्ले में जब भी चोरी करने की कोशिश की गई तो सतर्क लोगों और उन बहादुर चौकीदार भाइयों ने मिलकर चोरों को खदेड़ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था और लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात चोरी की एक नाकाम कोशिश के दौरान एक चोर ने हमारे चौकीदार पर हमला कर दिया। वह चोर किसी तरह उस पर भारी पड़ गया और बेरहमी से उसे मार डाला। यह घटना तब हुई जब चौकीदार का भाई बीमार होने की वजह से ड्यूटी पर नहीं था। चौकीदार को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह घटना पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख गई। लोग गुस्से में थे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी ने मिलकर मांग की कि उन चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और खासकर उस हत्यारे को सख्त सजा दी जाए। करीब 2 महीने बाद पुलिस ने उन चोरों को पकड़ लिया और अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। अब यहां 2 अजीब बातें होती हैं। पहली यह है कि जब वे चोर जेल में थे तो उनमें से एक चोर रात में अचानक जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जेल के गार्ड ने जब वजह पूछी तो वह डर के मारे कहने लगा, इस आदमी को यहां से ले जाओ, इसे यहां मत आने दो। वह अपने सेल के एक कोने की तरफ इशारा कर रहा था। गार्ड ने सेल की पूरी जांच की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। अगली रात फिर वही चोर रोने और चिल्लाने लगा। उसने वही बातें दोहराई जो उसने पिछली रात कही थी। गार्ड ने दोबारा सेल की तलाशी ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। यह सिलसिला लगातार कई रातों तक चला और फिर एक सुबह करीब 10 बजे वह चोर अपने सेल में मृत पाया गया। बाद में यह पता चला कि जिस समय वह चोर डर के मारे चिल्लाता था वह वही समय था जब उसने हमारे चौकीदार को बेरहमी से मारा था, और जिस समय उसकी मौत हुई वह वही समय था जब हमारे चौकीदार का अंतिम संस्कार हुआ था। सुनने में यह सब किसी फिल्म जैसी कहानी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। दूसरी अजीब बात यह है कि
जब भी कोई चोर हमारे मोहल्ले में चोरी करने की कोशिश करता, अगली सुबह वह पूरी तरह पागल हो जाता था। आज तक कोई नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों होता था। हम सब उस चौकीदार को बहुत याद करते हैं। वह ईमानदार, विनम्र और हमेशा मदद करने वाला इंसान था। उसकी बहादुरी की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तीसरा श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अदिति है। ये घटना एक खूबसूरत शाम की है जब मेरा छुट्टी का दिन था। ये जुलाई 2011 के आखिरी हफ्ते की बात है। मुझे याद है क्योंकि उसी समय मेरी रूममेट के पापा का निधन हो गया था। वह उसी रात उत्तराखंड चली गई थी। वह जिस तरह रो रही थी, उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। पापा पापा पापा, प्लीज वापस आ जाओ, आप मुझे क्यों छोड़ गए? जब मेरी रूममेट अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए चली गई, तब दूसरी रूममेट नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई थी और चौथी रूममेट नाइट शिफ्ट पर थी। मैं अकेली थी क्योंकि मैं सुबह की शिफ्ट के बाद घर आई थी। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। दिन भर बारिश हुई थी और जब मैं घर पहुंची तो बारिश रुक चुकी थी। मैंने गाने सुने और पहली बार खाना बनाने की कोशिश की। खाना थोड़ा चिकना बना, पर इतना बुरा भी नहीं था। फिर मैंने अपनी मम्मी से अपने LG फ्लिप फोन पर 3 घंटे तक बात की। उसके बाद मैं अपनी गद्दे पर लेट गई। मैं कभी गाने सुन रही थी, कभी स्नेक एक्सचेंजिया गेम खेल रही थी। वो सांप वाला गेम याद है, जिसमें दीवारों से टकराए बिना और अपनी पूंछ को खाए बिना सांप को खाना खिलाना होता था। खैर, मैंने लाइट बंद कर दी और फिर वही गेम खेलती रही जब तक मेरी आंखें भारी नहीं होने लगीं। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूं। दरवाजा बिना किसी आवाज के सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके बंद हो रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं घर में अकेली हूं। तभी पास वाले कमरे से एक क्लिक की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से बंद किया हो। मैं उठी, पानी पिया और छोटे कमरे में जाकर सोने का फैसला किया, जहां खिड़की से चांदनी आ रही थी। मैंने तकिया और मोबाइल उठाया और छोटे कमरे में सोने चली गई। लेकिन वहां भी मुझे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें घर के पीछे की खाली जगह से आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की के पास आकर खड़ा है, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद पास वाले कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अब मुझे सच में डर लगने लगा। मैंने जाकर देखा, दरवाजा तो खुला था। फिर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन इस बार मुझे किचन से पानी के नल के धीरे धीरे खुलने की आवाजें सुनाई दी। फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जैसे कोई चेहरा धो रहा हो। मैंने यहां तक सुना कि कोई अपने हाथों से चेहरे पर पानी मार रहा है। घर में और कोई आवाज नहीं थी, बस ये सब अजीब हरकतें सुनाई दे रही थी। तभी मुझे साफ साफ किसी के सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई लिविंग रूम में इधर उधर चल रहा है। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने हिम्मत करके लाइट ऑन की तो सब शांत हो गया। मैंने हर जगह देखा, खिड़की के बाहर, किचन और बाथरूम में, लेकिन कोई नहीं था। मैंने लाइट्स बंद करके फिर सोने की कोशिश की। तभी मुझे लगा कि मेरी पीठ पर कोई हाथ रख रहा है। मेरी पीठ पर अजीब तरह का दबाव था। ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में लेटकर मुझे जोर से पकड़ रहा हो। और यह दबाव इतना बढ़ गया कि मुझे दर्द होने लगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के दरवाजे पर एक काले साए जैसा कुछ खड़ा था। उसी समय मुझे जमीन पर बहुत ठंडा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे गले लगा रहा है और मैं पसीने से तरबतर हो रही थी। तब मैंने अपने दोस्त द्वारा दिया हुआ हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उसे पढ़ा और धीरे धीरे मुझे शांति महसूस हुई, लेकिन वो आवाजें बंद नहीं हुई। मैंने अपना गद्दा, तकिया और पानी की बोतल उठाई और बड़े कमरे में चली गई। इस कमरे में जाकर मैंने शांति महसूस की। ऐसा लगा कि वो अजीब ताकत छोटे कमरे में ही फंसी रह गई। उस रात मैं किसी तरह बच गई, लेकिन यह अनुभव कभी नहीं भूल सकती। चौथा श्रोता। सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीरा है। जुलाई 2011 में
मुझे उत्तर प्रदेश के आगरा में 5 महीने की सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ा। सब कुछ एक छोटे से इंसिडेंट से शुरू हुआ जब मैंने उस होटल में काम करना शुरू किया जहां मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। यह होटल फतेहाबाद रोड पर है, जहां कई बड़े लग्जरी होटल भी हैं। यह अगस्त का महीना था और मेरी इंटर्नशिप का दूसरा महीना था। 1 अगस्त को मैंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू किया। मेरी शिफ्ट रोज सुबह 7:30 से शाम 4:30 तक होती थी। लेकिन उस दिन कम गेस्ट और कम स्टाफ होने की वजह से मुझे 5:30 तक रुकने को कहा गया। मुझे होटल के तीसरे विंग की टॉप फ्लोर के आखिरी 3 कमरे साफ करने का काम दिया गया। इनमें से एक था प्रेसिडेंशियल स्वीट, जो सबसे बड़ा और शानदार कमरा था। मैंने अपने हाउसकीपिंग कार्ड को कमरे के दरवाजे पर रखा और काम शुरू कर दिया। मेरा काम सिर्फ डस्टिंग और वैक्यूमिंग करना था। जैसे ही मैंने काम शुरू किया, मुझे अचानक से हल्का और दिल भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे सांस नहीं ले पा रही हूं। मैंने पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया और फिर वापस कमरे में गई। इस बार मैंने देखा कि लिविंग रूम की खिड़की पर लगे पर्दे जैसे किसी ने हिलाए हों। मैंने सोचा शायद मेरी थकान के कारण ऐसा लग रहा है। मैं वापस काम में लग गई, लेकिन फिर से दिल में भारीपन महसूस हुआ। मैंने इसे नजरअंदाज किया और किचन में काम करने लगी। वहां मैंने एक ठंडी जगह महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। मेरे दोनों हाथों में गूज़बम्प्स हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये थकान की वजह से हो रहा है। फिर मैं बेडरूम में काम करने गई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है और मुझे घूर रहा है। परेशान होकर मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा जल्दी से काम खत्म कर लूं और बाहर निकल जाऊं। मैंने वैक्यूम क्लीनर उठाया और कमरे की सफाई शुरू कर दी। जब मैं लिविंग रूम में पहुंची तो लगा जैसे कोई वहां खड़ा होकर मुझे देख रहा है। किचन के पास फिर से वही ठंडी जगह महसूस हुई। जब मैं बेडरूम में गई तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गला घोंटने की कोशिश की हो। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और हांफने लगी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरा सीनियर खड़ा था। मैंने राहत की सांस ली। उसने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने कहा कि मैं ठीक हूं। उसने जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लिया और तेजी से सफाई पूरी की। फिर उसने मुझसे कहा कि इस कमरे में कभी अकेले काम मत करना। मैंने उससे कहा कि मुझे तो सीनियर ने यहां काम करने को कहा था। उसने कहा कि वो उससे बात करेगा और उसने जल्दी से स्वीट का दरवाजा बंद कर दिया। हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हाउसकीपिंग पैंट्री में गए। वहां उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कुछ महसूस किया। मेरे चेहरे से उसने समझ लिया कि मैंने कुछ जरूर महसूस किया। तभी उसका एक और साथी आया और मुझसे माफी मांगने लगा कि वो देर से आया और मेरी मदद नहीं कर पाया। फिर उन दोनों ने मुझे 2 घटनाओं के बारे में बताया जो इस कमरे में पहले हो चुकी थी। 2009 में एक कपल अपने 2 बच्चों के साथ इस कमरे में ठहरे थे। एक रात पत्नी की मौत हो गई। अफवाह थी कि उसका पति उसे मारता पीटता था। घटना के वक्त उसका पति और बच्चे कमरे में नहीं थे। बाद में इसे सुसाइड का केस बताया गया। दूसरी घटना उसी साल कुछ महीने बाद हुई। एक इंटर्न ने काम के दौरान कमरे के बीच में एक परछाई देखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। वह इतना डर गया कि अपना कार्ट वहीं छोड़कर भाग गया। बाद में उसने होटल छोड़ दिया और किसी और जगह इंटर्नशिप करने लगा। उसके बाद भी कई मेहमानों ने शिकायत की कि कमरे में हमेशा ठंड लगती है, भले ही एसी बंद हो और हीटर चालू हो। रात में कई लोगों ने कदमों की आवाजें और किसी के चीखने की आवाजें सुनी हैं। मेरे सीनियर्स ने कहा कि इस कमरे में हमेशा 2 लोग साथ में काम करते हैं। सीनियर ने मुझे तसल्ली दी कि अगर मैंने कुछ महसूस किया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग संवेदनशील होते हैं वो अक्सर ऐसी चीजें देख या सुन लेते हैं। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सच था या मेरी थकावट का असर। लेकिन शायद मैंने किसी ऐसी चीज का सामना किया जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी। शुक्र है मैं बच गई। 5वां श्रोता। हेलो दोस्तों, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए मान लेते हैं कि मेरा नाम सुधीर है। 10 जुलाई 2020 को मैं और मेरे दोस्त
पढ़ाई, काम और घर के कामों से थोड़ी राहत लेने के लिए बाहर गए थे। हमने तय किया कि हम मेरे दोस्त रॉनी के फार्म हाउस जाएंगे, जहां हम शांति और मजे से एक रात बिता सकें। हम कुल 7 लोग थे और सबको ये आइडिया अच्छा लगा। फार्म हाउस पहुंचने के बाद हमने तय किया कि पहले थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर 1 घंटे में बगीचे में घूमने जाएंगे। कुछ जानकारी। रोनी का फार्म हाउस शहर के बाहरी इलाके में था और पास में एक बड़ा जंगल था जहां हाथी घूमते थे। इसलिए सूरज ढलने के बाद फार्म हाउस की सीमा से बाहर जाना मना था। हम सब ये बात जानते थे और मानने के लिए तैयार थे, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के उलट। पहला समझदारी भरा कदम, चेक। और क्योंकि फार्म हाउस शहर से दूर था, हमें पता था कि देर रात खाना ऑर्डर करना मुश्किल होगा, इसलिए हमने पहले से ही चिकन और बाकी सामान लाकर रखा था। दूसरा तैयारी भरा कदम, चेक। शाम के करीब 4 बजे हम सब तैयार होकर बगीचे में घूमने निकले। अभी अंधेरा होने में 2 घंटे थे तो सब ठीक था। बगीचे में हमने ढेर सारी तस्वीरें लीं और खूब मस्ती की। वापस आकर कुछ लोग फ्रेश हो रहे थे, तभी हमारी दोस्त रीनी ने जोर से चीखते हुए हमें बुलाया। हम दौड़कर उसके पास गए और पूछा कि क्या हुआ। उसने हमें अपना फोन दिखाया। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें रीनी एक पेड़ के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बस इतना ही। हमें लगा कि वह कोई मजाक कर रही है, लेकिन वह कंफ्यूज और डरी हुई थी। उसने कहा कि जब उसने गैलरी में आज की तस्वीरें देखी तो उस फोटो में पेड़ पर एक औरत लटकी हुई दिखी थी, लेकिन जब हमने देखा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमने उसे समझाया कि यह कोई भ्रम हो सकता है। रोनी ने कहा कि शायद रीनी थकी हुई है और उसे आराम की जरूरत है। वो नापसंद करते हुए भी सोने चली गई। हम नीचे बैठे बातें कर रहे थे, तभी हमारा एक और दोस्त अवहान अचानक चुप हो गया। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसे हाथ में ठंडा सा एहसास हुआ जो फिर गायब हो गया। हमने इसे भी उसकी थकान का असर समझा, लेकिन वह कह रहा था कि जो उसने महसूस किया वह सच था। थोड़ी देर बाद वह बीमार और उल्टी जैसा महसूस करने लगा और उसे भी सोने भेज दिया। अब रोनी थोड़ा परेशान और घबराया हुआ लगने लगा। वह एक जरूरी कॉल लेने बाहर गया और 45 मिनट तक वापस नहीं आया। माहौल अजीब हो गया था। इतने में हमारा एक और दोस्त मनीष गुस्से में गालियां देने लगा और बिना बात के फोन फेंक दिया। फोन किसी को लगा नहीं, लेकिन हम डर गए। तब हमारे दोस्त गौतम ने उसे एक थप्पड़ मारा और मनीष सामान्य हो गया, लेकिन उसे इस बात की कोई याद नहीं थी कि उसने क्या किया था। अब हमें यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने तुरंत सामान पैक किया और रीनी और अवहान को भी उठाया। अब सब निकलने के लिए तैयार थे। रीनी बार बार कह रही थी कि उसने खिड़की के बाहर वही औरत देखी थी जो तस्वीर में थी। हम सब डर से पसीने पसीने हो गए। तभी रोनी वापस आया और उसने हमें ऐसा सच बताया जिससे हमारे पैर तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि वह कॉल उसके पिता का था और उसके पिता ने बताया कि जो कुछ भी हो रहा था वह फार्म हाउस की पुरानी नौकरानी की वजह से हो रहा था। 2015 में रोनी के पिता ने यह फार्म हाउस खरीदा था। पहले के मालिकों ने वहां के एक दंपत्ति को काम पर रखा था। पति करीम माली था और पत्नी अन्य घर की नौकरानी। एक दिन फार्म हाउस में रोनी के पिता की कंपनी की पार्टी थी। उसी रात कुछ नशे में धुत मेहमानों ने अन्या के साथ दुर्व्यवहार किया। रोनी के पिता ने उसे बचाया, लेकिन मामले को पैसे और वादों से दबाने की कोशिश की। इससे परेशान होकर अन्या ने उसी पेड़ पर फांसी लगा ली जो तस्वीर में दिख रहा था। इसके बाद फार्म हाउस पर हर रात अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को बुखार हो जाता, किसी का व्यवहार बदल जाता और कई बार चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। हम सब डरे हुए थे। उस रात हम वहीं रहे। पूरी रात अजीब आवाजें आती रहीं और माहौल डरावना था। अगली सुबह सूरज निकलने पर ही हमने वहां से निकलकर राहत की सांस ली।